जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो देखिए, मैं आपके साथ में दो सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज द फिजिक्स, सेकंड इज द बायोलॉजी। ठीक है, साइंस में आपका तीनों पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है सीडीएस में, एनडीए में बल्कि फिजिक्स ज़्यादा आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सब्जेक्टों को हम डील करेंगे। आप केमिस्ट्री हमें आपको पढ़ेंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा सेल। ठीक है जी, चलिए। तो देखिएगा, सेल टॉपिक में सबसे पहले, क्योंकि यहां से आपका ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो कि आगे पूरी बायोलॉजी में काम आने वाली है। तो ये चैप्टर को आप इस तरह मान लीजिए कि बायोलॉजी का बेसिक है, ये बायोलॉजी की नींव यहां से रखी जाती है कि पूरे बायोलॉजी में जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उनमें जो जो प्रॉपर्टी आती है उनकी जड़ यहां से स्टार्ट होती है। यदि ये चैप्टर आपको कमजोर हो गया तो पूरी बायोलॉजी बेटे आपकी कमजोर हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सभी का? ओके जी, चलिए। तो देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना चीजों को, नोट्स आप बना सकते हो प्रॉपर, बाद में बना लेना। ठीक है जी, चलिए। चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कोई फालतू चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं फालतू थ्योरी पढ़ा दी बस, नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, जो काम की चीज होगी, जो एक्चुअल चीज होगी, सीधे सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, इतनी मेरी गारंटी है आप लोगों से। देखिए, तो टॉपिक भैया हमारा सेल। ठीक है, चलिए देखिए, सेल टॉपिक में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो, क्लास स्टार्ट हुई है कि बोर्ड रोने लग गया। ठीक है, देखो ये कोई बात नहीं, बहुत दिक्कतें आती जिंदगी में, छोटी मोटी दिक्कतों पे ध्यान नहीं देना। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी हमारी जिंदगी में, ऐसी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। बात करते हैं, देखो सेल होती क्या है। यदि देखो सिंपल आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसको हम लिविंग कब कहेंगे, जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी भैया? सेल प्रेजेंट होगी। भाई यदि मैं बात करूं कोई भी लिविंग बॉडी में सबसे पहले क्या बनती है भाई? सेल बनती है। देखो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बार उसको समझिए आप लोग। सबसे पहले क्या बनती है हमारी बॉडी के अंदर? सेल बनती है। और सबसे पहले जो सेल बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट सेल। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? जाइगोट सेल। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या फर्स्ट सेल कौन सी? जाइगोट सेल। क्या बोलेंगे इसको? क्या? जाइगोट सेल। अब ये सेल क्या करेगी? सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा क्या करेगी जी? अपने आप को डिवाइड करेगी। एक से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, इस तरह इन्फिनिट सेल बनती हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सेल बनती जाती है। ठीक है, दो सेल, चार सेल, 8, 16, 32, इस तरह बहुत सेल बन जाती है, इन्फिनिट सेल बन जाती है। अब ये जो सेल बनती है इनमें से कई सेल ऐसी होती है जिनका करेक्टर एक जैसा होता है। जैसे मान लो इन चारों का करेक्टर एक जैसा होता है, मान लो इन 6 का करेक्टर एक जैसा है। इस तरह बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं और सेल का जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं जी टिश्यू। क्या हम नाम देते हैं मेरे लाल? यहाँ पे टिश्यू। ठीक है, तो इन सेल से भी आपके इन्फिनिट टिश्यू बन जाते हैं। ऐसे एक टिश्यू, इस तरह आपके टिश्यू बनते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इनमें क्या होता है, जिन टिश्यू का करेक्टर एक जैसा होता है वो टिश्यू भी मिलकर ग्रुप बनाएंगे। भाई ग्रुप क्यों बना रहे? जैसे आपने देखा होगा, आप अपने क्लासरूम में बैठते हैं तो बहुत सारे, जैसे स्टार्टिंग में तो भाई आप लोग, जैसे मान लो कोई क्लासरूम मतलब कोई भी कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो कोई बच्चे किस स्टेट से आए, कोई बच्चे किस स्टेट से आएंगे, सब अनजान होते हैं एक दूसरे से। लेकिन दो चार दिन में ऐसे घुल मिल जाता है, हमें पता लग जाता है आपको भी कि भाई ये पढ़ने वाला है, ये अपने लेवल का आदमी है। पढ़ने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है, मटर गश्ती करने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है, खेलने कूदने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है। तो ग्रुप बन जाता है ना। इस तरह यहाँ पे भी जिन सेल का या जिन टिश्यू का करेक्टर एक जैसा होता है वो सब मिलकर क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। तो टिश्यू से जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या हो गया जी? ऑर्गन। ठीक है, अब यहां पे जिन ऑर्गन का कैरेक्टर एक जैसा होता है वो सब मिलकर एक जैसा फंक्शन करेंगे, तो ऑर्गन से बनता है जी ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है जी? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक मेरे भाई, तो याद रखना, सबसे पहले क्या बनती है? सेल बनती है। सेल भी कौन सी बनती है? जाइगोट सेल। फिर सेल से क्या बनेंगे आपके? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आपको तो मैं इसको सीक्वेंस में लिख दूं, चलो लिख देता हूं, आपने कह दिया तो देखो, सबसे पहले क्या बनती है? ये सेल बनती है।
ठीक है। सेल से क्या बनते हैं जी, टिश्यू, फिर टिश्यू से क्या बनते हैं जी, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है भाई, हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी, क्या बनती है भाई, हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह भैया हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने वो देखिए। मैं बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूँ चीजों को, आप अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी भैया किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन उनके साथ हो गया धोखा। क्या धोखा हो गया कि उन्होंने जो सेल खोजी थी वो कैसी सेल निकली भैया, डेड सेल निकली थी। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा है डिस्कवरी ऑफ सेल, आंसर आएगा आपका रॉबर्ट हुक। यदि आपसे पूछा है डिस्कवरी ऑफ सेल सिंपल, तब भी आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन इनके बाद में एक और साइंटिस्ट है एंटोनी वन ल्यूवेनॉक, उन्होंने किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की गई थी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना मेरे लाल, आप क्या क्या याद रखोगे देखिएगा। फर्स्ट याद रखना आप लोग, यहां पे यदि आपसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आंसर आएगा मेरे भाई रॉबर्ट हुक। क्या आंसर आएगा, रॉबर्ट हुक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, तब भी आंसर क्या आएगा जी आपका, रॉबर्ट हुक। तब भी आंसर क्या आएगा जी आपका, रॉबर्ट हुक। यदि आपसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो आपका आंसर आएगा जी एंटोनी वन ल्यूवेनॉक। सीधा ल्यूवेनॉक लिख लो आप, ल्यूवेनॉक। ठीक है, कर लोगे ये चीजें याद। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि जो सेल वर्ड है ये किसने दिया था, तो ये सब कुछ किसके पता, सबसे पहले रॉबर्ट हुक को पता था। तो सेल वर्ड भी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखना आप लोग, सेल वर्ड इज गिवन बाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सेल वर्ड दिया था। ठीक है, क्लियर मामला, डन है। 1 मिनट रुकना, इसकी आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा हो रही है। अब ठीक है, पहले इतने हो रही थी ना, हाँ ये गलत होती है ये, चलो ठीक है। देखिए बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये सब याद रख लोगे आप लोग। तो फिर रॉबर्ट हुक को सेल के बारे में पता लग गया, सेल के सारे फंक्शन इनको पता लग गया कि भाई जो भी लिविंग होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने सेल के बारे में सब कुछ लिख दिया था, जो भी इनको पता था सब कुछ इन्होंने इस बुक में लिख दिया था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। अब जैसे इन्होंने बुक के बारे में लिखा तो भाई आसपास सब जगह खबर फैल गई कि सेल ऐसी चीज होती है। फिर क्या हुआ भाई, साइंटिस्ट तो आप जानते हो, एक साइंटिस्ट दूसरी की बातों का फायदा उठाता है। तो उसके बाद भैया मेरे भाई यहाँ पे साइंटिस्ट थे कौन से, सेल्डन स्वान, उन्होंने क्या दी थी, फिर सेल थ्योरी दी थी। भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला रॉबर्ट हुक ने कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ था, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। प्रॉपर यदि मैं लिखूं तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था सेल इज द बेसिक फंक्शनल या फिर बायोलॉजिकल यूनिट
यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है, यही होती है, हम जानते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने बुक लिखी थी माइक्रोग्राफी, अब मार्केट में यह पता लग गया सबको कि सेल ऐसी कोई चीज होती है। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, अपने अपने स्टेटमेंट देने लग गए। तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट उस टाइम पे दिया था साइंटिस्ट थे कौन से, सेल्डन स्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो यदि आपसे पूछे जाए सेल थ्योरी गिवन बाई, तो सेल थ्योरी दी थी सेल्डन स्वान ने, सेल थ्योरी। अब बात करते हैं यहां पे हम सेल थ्योरी की। देखिए तो सेल थ्योरी के बारे में 2 पॉइंट याद रखना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी इज गिवन बाई सेल्डन एंड स्वान, सेल्डन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने दी थी भैया, सेल्डन स्वान ने दी थी। अब सेल थ्योरी दी क्या थी, ऐसे इन्होंने क्या बोल दिया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था बस, बात वही है जो रॉबर्ट हुक ने बोली थी, बस इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया उस चीज को। क्या बोला इन्होंने बोला था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती है लिविंग, या तो वो सेल से मिलकर बनी हुई होगी या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होगी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्टेटमेंट दिया मेरे भाई, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म made by cell and product of cell, इन्होंने स्टेटमेंट दिया जी। क्लियर है, आई बात समझ में। इसके बाद में और भाई एक फायदा उठाता है तो दूसरा दोस्त सोचता है कि भाई मैं भी फायदा उठाऊं। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे कौन से, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने भी क्या सोचा कि भाई दूसरा फायदा उठा रहा, मैं भी फायदा उठाऊं। लेकिन ये भाई सब कुछ तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया था, जो कुछ बचा था वो सेल्डन स्वान ने घुमा फिरा के इन्होंने कुछ ना कुछ बोल दिया। इस बार रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया, भाई इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो मदर टंग लैंग्वेज थी, जो मातृभाषा होती है एक तरह से, वो लैटिन लैंग्वेज थी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखा, इन्होंने लिखा भैया ओमनी सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, ये इनकी सेल थ्योरी थी। इसका जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ओमनी मीन्स होता है जी प्री एग्जिस्टिंग, ओमनी मीन्स होता है मेरे भाई प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हो। सेलुला मीन्स होता है जी सेल, ई मीन्स होता है मेरे भाई टू प्रीपोजिशन, और सेलुलर मीन्स होता है जी सेल। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी नई सेल बनेगी वो पुरानी सेल की हेल्प से ही बनती है, और ऐसा ही होता है। अभी हमने देखा था भाई एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले भाई ये क्या होता है, एक सेल होती है, ये सेल क्या करती है, सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करती है। तो 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4, ऐसी तो होता है भाई। एक सेल होती है वो क्या करेगी, सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरह सेल बनती है, सेल डिवीजन। ठीक है, जो पुरानी सेल होती है भाई, ये जो सेल, इसको तो हम बोलते हैं क्या, पेरेंट सेल, इसको तो हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। और इससे डिवाइड होकर जो सेल बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, डॉटर सेल। उन्हें हम बोलते हैं जी डॉटर सेल। ठीक है, आई बात कुछ समझ में। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। आपको कुछ पॉइंट और याद रखने, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्या याद रखने, देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने जी। देखिए क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आप यहां पर, आपको देख जाइएगा आप लोग। यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए जी स्मॉलेस्ट सेल यदि आपसे पूछा जाए
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या आंसर आएगा, ये याद रखना है। सेकंड, यदि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अब मैंने ह्यूमन बॉडी लिख दिया, इसका मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, देखिए यहां पे क्या आंसर आएगा। यदि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा तो इसका आंसर आएगा जी स्पर्म, मेल गैमेट। यदि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो इसका आंसर आएगा ओव्यूम, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा जी नर्व सेल। क्या आंसर आएगा जी इसका, नर्व सेल। क्लियर है। अगला देखिए, यदि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल या फिर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल या फिर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, तो याद रखना लार्जेस्ट प्लांट सेल पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा जी आपका लार्जेस्ट में आएगा जाइलम। ये हम प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, जाइलम फिलोम। जाइलम क्या काम करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट की पेड़ पौधों की जड़ों में प्रेजेंट होता है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है प्लांट, तो ये क्या करता है, नीचे से पानी, वाटर और मिनरल को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की, यदि हम बात करें तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा होता है जी, इसको याद रखना, फाइबर ऑफ रेमिन। कौन सा होता है, फाइबर ऑफ रेमिन, फाइबर ऑफ रेमिन, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, तो इसका आंसर आएगा जी आरबीसी। क्या आंसर आएगा, आरबीसी। यदि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ब्लड सेल, लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो इसका आंसर आएगा जी डब्ल्यूबीसी। क्या आंसर आएगा जी इसका, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए यहां पे स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यदि आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो इसका आंसर आएगा जी माइकोप्लाज्मा। क्या आंसर आएगा, माइकोप्लाज्मा। इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के टाइप होता है जी। यदि आपसे पूछा है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो इसका आंसर आएगा जी ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल में क्या जाएगा, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया का टाइप होता है। इसमें ना इसके ऑप्शन दो और हो सकते हैं, कभी कभी दे दिमाग घूम जाए एग्जामिनर का, तो क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर, इसके दो नाम होता है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड एमएलओ, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो ये भी याद रखना, ये भी नाम दे सकता है पीपीएलओ एंड एमएलओ। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, डन है मामला, ओके जी, डन है मामला, बिल्कुल। आगे देखिए, अब हम बात करें सेल के कंपोनेंट के बारे में, समझिएगा कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या काम करते, देखिए ध्यान से प्रॉपर समझिएगा। हम बात करें यहां पे सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, तो कैसे स्ट्रक्चर होती है सेल की, समझिएगा। ये हमारे एक सेल है, ठीक है जी। इस सेल के ऊपर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
इसको हम नाम देते हैं भैया सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं भाई इसका? सेल मेम्ब्रेन। देखिए अच्छा क्या क्या काम है वो सुनते जाइए आप लोग। तो क्या क्या काम करते सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है। मींस प्लांट के अंदर जो सेल होती है उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एनिमल के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? कोई भी चीज मान लो बाहर से अंदर आती है, जैसे मान लो कोरोना वायरस, कोविड-19 का वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो ये क्या करती है? चीजों को रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज बाहर से अंदर आएगी, कौन सी चीज अंदर से बाहर जाएगी। यदि मान लो कोई भी खराब चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गई तो ये उसको वहीं पर रोक लेगी, ये सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगी। या फिर मान लो हमारी बॉडी, हमारी जो सेल उसके अंदर कोई खराब चीज बन गई, जैसे जब भी हम बात करेंगे प्रोसेस पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के द्वारा तो अंदर क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको बाहर निकलना है तभी तो हमारी सेल ठीक रह पाएगी। तो ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को पता लग जाता है ये हमारे लिए खराब चीज है, इसको तुरंत वो बाहर निकाल देती है। तो बेसिकली रेगुलेट करती है मॉलिक्यूल्स को, कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, कौन सी चीज सेल के अंदर से बाहर जाएगी। तो देखिएगा, तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना। और यदि आपसे पूछा है किसकी बनी हुई होती है, तो ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की। ठीक है, तो चलिए इसमें 2-4 पॉइंट में लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना जी? याद रखना इसमें आप लोग सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन cell membrane found in both animal and plant। एनिमल प्लांट दोनों पाई जाती है। दिख रहा ना आपको? हाँ दिख रहा होगा। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर होती है इसमें। ठीक है, जो लेयर होती है इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हेड। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो इसमें मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका, उसको तो हम बोलते हैं भी हेड वाला पोर्शन, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं भैया टेल वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। क्या होता है भैया? हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है। नीचे वाला पोर्शन जो टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है वो कौन सा पार्ट है? पोलर पार्ट हो गया, ये होता है पोलर पार्ट ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन होता है भैया नॉन पोलर पार्ट। ठीक है जी, क्लियर है? आगे देखिए, 1-2 पॉइंट और लिख लिए इसके बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज मेक्ड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स। किस किस की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड का ही टाइप होता है एक। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख जाएगा। बस ये पॉइंट आपको याद रखने जी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्लांट सेल होती है। यदि मैं इसको प्लांट सेल मानूं तो प्लांट सेल के ऊपर क्या होती है? प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होती है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन एनिमल की जो सेल होगी उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लांट के अंदर सेल वॉल पाया जाता है।
तो इसके ऊपर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जी, लेकिन ये केवल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं भैया क्या, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसे हम, सेल वॉल। ठीक है, डन है मामला। आगे देखिए यहाँ पे सेल वॉल, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपर नॉन लिविंग लेयर होती है, लेकिन इसमें पाए जाते हैं प्लांट में। तो इसमें पॉइंट लिखना आप लोग, सेल वॉल इज आउटर नॉन लिविंग लेयर, नॉन लिविंग लेयर and it is not found in animal cell, not found in animal cell, और ये एनिमल सेल के ऊपर नहीं पाई जाती। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखना आप लोग, सेल वॉल, यदि मैं बात करूं यहाँ पे प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। और एक और याद रखना, फंगी, जो फंगी होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है जी, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, कर लोगे याद, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें फिर अंदर बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटी गोल सी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, ये अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या काम करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट क्या हो गया, इसको हमने बोल दिया क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है ये न्यूक्लियस, क्या होता है जी, न्यूक्लियस। ये क्या काम करता है, हमारी सेल को मान लो डिवाइड होना है, ठीक है, ग्रोथ करनी है, तो वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचाने काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही पहुंचाने काम करता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। यदि आपसे पूछा जाए कि जो सेल होती है इसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है, न्यूक्लियस ही पाया जाता है। तो इसमें लिखने एक दो पॉइंट आप लोग, न्यूक्लियस इज द largest cell organelle, largest cell organelle, largest cell organelle. It is also called as brain of the cell, brain of the cell, क्या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं भैया, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर इसमें क्या होता है, यहां पे जो पूरा पार्ट होता है, ये जो आपका पार्ट, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो पूरा पार्ट था सेल के, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना, इसको यहां से पूछा जा सकता है, जो पूरा कंपोनेंट है, पूरा जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लेयर है आपकी, ये जो इसके अंदर पूरा पार्ट पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये पूरा क्या कहलाता है, इसके अंदर चाहे लिक्विड पार्ट हो चाहे सॉलिड पार्ट हो, पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो छोटा सा पॉइंट और याद रखना प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म। ये ये लाइन के बारे में आप मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि होता क्या है, कि यहाँ से चीज़ें आपकी डिफाइन होती है जी। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना आपको, तो इसमें याद रखना आप लोग, लिखना इसमें पॉइंट आप लोग, ऑल इनर
all inner part of the cell membrane, all inner part of the cell membrane is called प्रोटोप्लाज्म, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी इसको? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहां पे किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पूरे इसमें ऐसे मतलब हमारे पैर की सी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं जी इसे? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझिएगा अभी। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम खाना पीना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है? वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? C6 क्या था फॉर्मूला ग्लूकोज का? C6H12O6। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। किसकी फॉर्म में करता है? CO2 H2O, और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करना होता है। तो इस एनर्जी को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे स्टोर करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं जी हम? पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्या बोलते हैं इसे हम? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो called as powerhouse of the cell, powerhouse of the cell and energy house of the cell, and energy house of the cell। ठीक है, और जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है भाई? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं जी? एनर्जी करेंसी। और यदि कोई आपसे पूछ ले क्या बोलते हैं जी? एनर्जी करेंसी। यदि आपसे कोई बोले एटीपी की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना आप लोग। क्या हो जाएगी? एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, कर लोगे? आगे देखिएगा, फिर इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहां पे देखना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है यहां पे जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। यहाँ पड़े पड़े होते हैं, मतलब कौन पड़े हुए रहते हैं इसके अंदर? राइबोसोम। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी सी ना, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, उन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं जी? राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करते हैं भैया? ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसका बस एक दो पॉइंट याद रखना आप लोग। क्या याद रखना है इसमें? इसमें याद रखना आप लोग, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज मेकिंग एंड synthesizing, मेकिंग द प्रोटीन। लिख दो बस, मेकिंग द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनने का काम करता है। सो इसलिए यदि हम बात करें इट इज, इसलिए सो क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसलिए लिखना इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है जी। अगला देखिएगा इसमें, अगले यदि हम बात करें यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह जालीनुमा संरचना होती है, इस तरह रेशेदार। ठीक है, इनको हम बोलते हैं भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इनको हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं जी इनको हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भैया? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका काम क्या होता है वो भी याद रखना आप लोग, क्या क्या काम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तो क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करेगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ये ना। ठीक है, तो ये क्या काम कर रफ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? यदि मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ये पूरा राइबोसोम है, तो जिसके ऊपर क्या आपका, ये देखो छोटे यहाँ पे राइबोसोम में कैसे बनाया? ब्लू से, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भैया? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसलिए इससे तो हम क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं, वो क्या आंसर कहलाएगा आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका काम याद रखना बस, ये क्या काम करेगा? रफ वाला क्या काम करेगा? ये सिंपल सीधा लिख लो, ये क्या काम? रफ वाला प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और जो स्मूथ वाला ये क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा एक और क्या क्या काम करता है? डिटॉक्सिफाई करने का, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा आप इसमें और, इसमें ना एक वो और होती है, ये भी याद रख लेना आप लोग जब इतना पढ़े रहे। छोटा सा पॉइंट और, एक कि एक गोल, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं भैया राइबोसोम, जिसे हम सॉरी क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसे हम? लाइसोसोम। ये इसके अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या काम करते हैं? डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा सा लिख लेना आप लोग, इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और कौन सी होती है? डेट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। डेट कौन सी? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, क्या होता है कभी कभी इसमें क्या होता है, जब भी बहुत सारी चीज खराब आ जाती है, जो भी खराब चीज होती है सेल उसको इसके अंदर रख देता है जी। फिर ये क्या करता है, कभी कभी जब इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसका विस्फोट हो जाता है। इसलिए, और कभी कभी तो इतना तेज विस्फोट होता है कि साथ साथ में सेल को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं ये भी याद रखना आप लोग। इसको बोलते हैं भैया एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, 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 डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे हम? इसे और हम बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल एंड एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, स्कैवेंजर बैग ऑफ द सेल, स्कैवेंजर बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये सब इसको बोलते हैं बैग ऑफ द सेल। ठीक है मेरे भाई, सॉरी, कर लोगे याद? अब क्या क्या होता है ना, कभी कभी इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या था राइबोसोम बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में को रोक देते हैं। तो इसमें एक होती है गोल्गी बॉडी, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे गोल्गी बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपसे, गोल्गी बॉडी होती है यहाँ पे। गोल्गी बॉडी क्या काम करती है? इसको प्रोटीन को बांध देती है, इसलिए गोल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसमें पॉइंट लिख लेना, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रैफिक प्लस ऑफ द सेल। तो इसमें सीधा सीधा पॉइंट में लिख देता हूं आपको, गोल्गी बॉडी
is also called as traffic police of the cell. Traffic पुलिस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं जी उसे हम? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये देखो अब आपको मजा आ जाना चाहिए, चीजें भरपूर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। ठीक है, चलिए, ठीक, इससे अगला चैप्टर होगा हमारा टिश्यू। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो। हाँ, और हाँ, इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स क्या, मैंने आपको शॉर्ट करके दे दिया भाई, इससे शॉर्ट क्या बनाओगे। ठीक है, तो एक बार खुद से पढ़ना, इसको एक बार नोट्स बनाना, फिर आपको देखना कितना मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।